more than this title that we are the first mountaineer couple of Pakistan. This is our strength, our resilience, our power. K2 बेस कैंप तो 2017 में 15 में किया था. उससे पहले हम लोग ने किया था नांगा पर्वत बेस कैंप का ट्रैक, जो कि हमारा बेसिकली हनीमून ट्रिप था. हनीमून पे आप नांगा पर्वत गई? जी, नांगा पर्वत बेस कैंप. जी, ब्रॉड पीक और K2 बिल्कुल आमने सामने है, तो बस ब्रॉड पीक को देख के ख्याल आया कि इसको सर किया जाए. मैंने सुना है कि इसकी जो बुलंदी है वो 8000 मीटर से भी ज़्यादा है. जी बिल्कुल. मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी राइट एट द समिट. जब मैंने समिट किया, अभी मैं डेथ जोन पे ही थी, 8000 मीटर पे ही थी, तो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी. तो उसके बाद मैंने डिसेंड विदाउट ऑक्सीजन किया है. कैंप 3 से स्टार्ट किया था, 16 घंटे लगे थे. 16 घंटे का लंबा इसका समिट पुश है. 16 घंटे लगे. शाम को 7 बजे चलना शुरू किया, रात सारी क्लाइंब करके सुबह के 11:30 बजे समिट पे थे. हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम उज़ैर, जो हनीमून मनाने के लिए K2 बेस कैंप पे फर्स्ट टाइम गई. तो इन्हें ये शौक़ पैदा हुआ कि इन्हें माउंटेनियरिंग करनी चाहिए, और इसके बाद इन्होंने ऐसी ऐसी चोटियाँ सर की हैं कि जिनका नाम सुन के आप यकीनी तौर पे दंग रह जाएंगे. इसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान में और बहुत सारी चोटियाँ सर कर चुकी हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इन्होंने कई चोटियाँ जो हैं वो सर करने का एजाज़ अपने नाम कर रखा है. तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी अज़्मो हिम्मत की दास्तान कि किस तरह एक खातून हो के बहुत सारी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद इन्होंने ब्रॉड पीक जैसी मुश्किल चोटी को सर करने का जो है वो इरादा किया और उसे सर किया. इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पहाड़ चढ़ने के लिए. कौन कौन सी दास्तानें वहाँ पे मिलती हैं, सब कुछ जानते हैं इनसे बात करके. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ये बताइए कि ये क्या कहानी है कि आप हनीमून के लिए गई K2 बेस कैंप पे, और फिर उसके बाद आपने इस शौक़ को अपना जो है वो मुस्तकिल एक बना लिया, पेशा ही बना लिया कि आपने पहाड़ सर करने हैं सारी ज़िंदगी? नहीं, पेशा नहीं बनाया बिल्कुल भी, और ऐसा भी नहीं सोचा कि सारी ज़िंदगी पहाड़ सर करने. अपने शौक़ से किया. और K2 बेस कैंप तो 2017 में 15 में किया था. उससे पहले हम लोग ने किया था नांगा पर्वत बेस कैंप का ट्रैक, जो कि हमारा बेसिकली हनीमून ट्रिप था. हनीमून पे आप नांगा पर्वत गई? जी, नांगा पर्वत बेस कैंप. जी. अच्छा, तो उसके बाद आपने जो ये ख्याल आया ज़हन में कि मुझे चोटियाँ सर करनी चाहिए, पहाड़ों पे चढ़ना चाहिए, कितना टाइम लगा इस शौक़ को पूरा करने में? क्या स्किल्स आपने जो अपने अंदर डेवलप की कि पहाड़ चढ़ने के लिए? अच्छा, अगर आप माउंटेनियरिंग का पूछ रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उसकी. उसके बाद भी, ट्रेनिंग के बाद भी अगर हमें लगता कि हम नहीं कर सकते तो डेफिनेटली नहीं करते. लेकिन जो आप ट्रैकिंग का पूछ रहे हैं, जो पिछले कुछ सालों से 10-12 सालों से हम कर रहे हैं, वो हम अपने शौक़ के लिए कर रहे थे. वो हम किसी के लिए नहीं कर रहे थे, ना हम कभी इस तरह से शेयर करते थे. इवन ये मनासलू भी, ये भी हम अपने लिए कर रहे थे, जो 8th हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, जो नेपाल में हमने इकट्ठे एज अ कपल समिट किया. उसमें भी हम समिट कर जब अभी डिसेंड करके आ रहे थे, तब न्यूज़ चैनल और वो सारा पाकिस्तान में हम जो हीरोज़ बन चुके थे. अदरवाइज़ हमारा उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था, हम अपने लिए कर रहे थे वो. अच्छा, वो किसी की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं था, आपका ज़ाती तौर पे वो प्रोजेक्ट था? जी बिल्कुल, हम अपने लिए कर रहे थे. अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये ब्रॉड पीक का ख्याल किया, ये कैसे सर किया? कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की बहुत ही मुश्किल तरीन चोटियों में से एक है, कि इसके पे चढ़ना जो है इसके 3-4 रास्ते हैं, शायद कुछ इस तरह की कहानी है. तो ज़रा ये बताइए अपनी इस मुहिम के बारे में कि ये आपने ख्याल कैसे सोचा और इसको सर कैसे किया? ये एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इस तरह से था कि मुझे इनवाइट किया गया था फर्स्ट वुमेन K2 एक्सपीडिशन को लीड करने के लिए. तो मैं जब वहाँ पे गई हुई थी, तो फिर ब्रॉड पीक और K2 बिल्कुल आमने सामने है, तो बस ब्रॉड पीक को देख के ख्याल आया कि इसको सर किया जाए. डेफिनेटली ये मुश्किल पहाड़ है, और उतना मुश्किल इसको कहा नहीं जाता जितना कि एक्चुअली आई वुड से कि मुश्किल ये है. इन अ सेंस कि इसमें रॉकफॉल बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे एक फेमस माउंटेनियर की डेथ भी अभी हुई है, जो हम डिसेंड करके आ गए थे, उसके बाद वो जा रहे थे, उनकी डेथ हुई है. तो उनके ऊपर भी पहाड़ ही गिरा. क्या नाम था उनका? उनका मुराद सतपारा. अच्छा, मुराद सतपारा की डेथ वहाँ पर हुई थी रॉक्स की वजह से? जी, वो रॉक उनके ऊपर गिरा तो उनकी डेथ हो गई. तो यू कांट से कि कोई पहाड़ आसान है बहुत, या कोई पहाड़ बहुत मुश्किल है. हम ये कह दें कि K2 पे रॉकफॉल है. इसी तरह से K2 का कुछ एरिया है विच इज़ डिफ़िकल्ट, ऑफ कोर्स आगे बॉटलनेक भी आता है, लेकिन ब्रॉड पीक भी आई वुड से इक्वली डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उस पे तो कॉन्टिन्यूस रॉकफॉल का ही डर है कि पत्थर गिरेंगे. तो वो और है भी बिल्कुल इंक्लाइंड,
कोई ऐसा पोर्शन नहीं आया कि बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई चल रहे हों हम, कहीं भी ऐसा पोर्शन नहीं आया विच वाज इंक्लाइंड। और इवन के इसमें एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ पे एक साइड पे पाकिस्तान है, एक साइड पे चाइना है, वहाँ पे उतने एरिया में रोप भी नहीं है, वहाँ पे आपको खुद बस एक एक पाँव रख के गुजर के जाना है। तो अगर आप गिरे तो कब चाइना की तरफ भी गिर सकते हैं या पाकिस्तान में गिरेंगे। सो ये इतनी डिफ़िकल्ट एक आपकी मुहिम थी। ये इसकी बुलंदी कितनी है? क्योंकि 3-4 हज़ार फुट तक तो जो है वो मैंने भी शौकिया तौर पे जो है वो पहाड़ों पे चढ़ाई की हुई है। मैंने सुना है कि इसकी जो बुलंदी है वो 8000 मीटर से भी ज़्यादा है। जी बिल्कुल। तो दुनिया में इस 8000 मीटर से ऊपर के 14 पहाड़ हैं, जो कि आपने शायद की मूवी भी देखी हो 14 पीक्स। ये 14 पहाड़ हैं जो कि 8000 मीटर से ऊपर के हैं। तो इनमें कुछ पहाड़ हमारे पाकिस्तान में हैं, कुछ नेपाल में हैं और कुछ चाइना में हैं। तो ये भी ब्रॉड पीक भी उन्हीं 8000 मीटर से ऊपर के पहाड़ों में आता है। अच्छा, आपने वो बताया ना वो नेपाल वाली आपने की है, वो भी 8000 मीटर से ऊपर थी। तो आपने 8000 मीटर से ऊपर की कितनी चोटियाँ सर कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह 2 कर लिए हैं। तो आगे का क्या इरादा है? आगे भी इंशाल्लाह है प्रोग्राम, लेट्स सी। अच्छा जी, जब आप पहाड़ पे चढ़ने का इरादा करती हैं कि हमने ये मिशन सर करना है, इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? लाइक मतलब पहले तो ये सोचना ही बड़ा दुश्वार है आम आदमी के लिए कि वो पहाड़ चढ़ने का जो है या सर करने का सोचेगा। फिर वो उसको कुछ ना कुछ फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, कुछ ना कुछ सेशंस चाहिए होंगे, कुछ ना कुछ उसको साइंस जाननी पड़ती होगी पहाड़ों की। इस हवाले से ज़रा बताएँ कि ये क्या-क्या तैयारी आप करके जाती हैं? सबसे पहले तो पहाड़ के बारे में रिसर्च की जाती है कि उस पहाड़ पे क्या-क्या, कौन सा डेथ जोन है, क्या एरिया पे किस टाइप की डिफ़िकल्टी हो सकती है, उस हिसाब से थोड़ी सी ट्रेनिंग एक्स्ट्रा भी की जाती है। अदरवाइज़ ट्रेनिंग जो है वो तो प्रॉपर, अगर आपने पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग, असेंड डिसेंड, नीचे उतरने की, ऊपर चढ़ने की वो ले ली है, जो गैजेट्स आपने यूज़ करने हैं उसकी ट्रेनिंग आपने ले ली है, तो दैट मीन्स कि आपकी ट्रेनिंग हो गई है। लेकिन उसके अलावा जो आप बात करें कि फ़िटनेस की, फिर आपको ख़ुद पता है कि मैं अगर जब ट्रेनिंग लेते हुए मुझसे अगर ऊपर अपना बॉडी वेट को उठाया नहीं जा रहा था, तो मुझे को शायद वेट लूज़ करने की ज़रूरत है, या शायद मुझे अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वो तो आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको किस टाइप की स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन कहाँ वीक है। हो सकता है डिसेंड में आप वीक हों तो आपको डिसेंड ज़्यादा से ज़्यादा करें, कि वो आप प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको नीचे उतरना पहाड़ से आता हो, या जिस तरह भी। अदरवाइज़ उस तरह की कोई स्पेसिफ़िक ट्रेनिंग के अलावा अगर आपने ले ली है तो उस तरह से कुछ ख़ास हम वो नहीं कर रहे होते कि जो आप नहीं कर सकते, जो मैं कर रही हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आप जब पहाड़ी सर करने की मुहिम जो है वो शुरू करती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको सारा सामान भी साथ ही उठा के ले जाना पड़ता होगा, जो खाने पीने का है, जो बाकी मामलात हैं। कितना टाइम लगा ब्रॉड पीक को सर करने में? क्या मुश्किलात सामने आई? किस तरह के हालात, मतलब ऐसे बाज़ दफ़ा होता है ना कि बंदे को पछतावा होता है कि शायद अब बस ये आखिरी मकाम है, कुछ इस तरह के वाक़यात आपको सर करने की मुहिम में जो पेश आए हों? टाइम 1 महीने से ज़्यादा लगा था, और जैसे बनास्तु था उसमें भी 1 महीना लगा था। तो इस तरह के बड़े एक्सपीडिशंस में इतना टाइम लगता है, विच इज़ वेरी मच नॉर्मल। और अगर कभी पहाड़ पे कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि कोई एवलांच आ गया या कुछ इस तरह का हो जाए, तब तो पहाड़ ही क्लोज़ हो जाता है, तब तो एक्सपीडिशन क्लोज़ है। और अगर इस तरह हो जाए कि कोई किसी वजह से विंडो लेट हो गया, वेदर विंडो नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि आपको महीने से भी ज़्यादा लग जाए, कि आपको वेट करना पड़ जाए। फिर अगर वेट करके नहीं हुआ तो फिर यू हैव टू कम बैक। इस तरह की सिचुएशन में मतलब कि ये हो सकता है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि मुझे किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो इट वाज़ डिफ़िकल्ट। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी राइट एट द समिट। जब मैंने समिट किया, अभी मैं डेथ जोन पे ही थी, 8000 मीटर पे ही थी, तो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद मैंने डिसेंट विदाउट ऑक्सीजन किया है। सो इट वाज़ सर्वाइवल समिट फॉर मी। मैंने विदाउट ऑक्सीजन समिट डिसेंट किया और विद स्नो ब्लाइंडनेस किया। मुझे फ्रॉस्ट निप स्टार्ट हो चुका था, जो कि उस टाइम पे फ्रॉस्ट बाइट ही लग रहा था। तो उसके साथ मैंने किया है डिसेंट अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इट वाज़ टफ, इट वाज़ डिफ़िकल्ट। तो पीक सर हो गई थी ऑक्सीजन ख़त्म होने तक? समिट करके और उसके बाद जब डिसेंट करना शुरू किया था, अभी 8000 मीटर पे ही थी, तो वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। अच्छा, मैं चूँकि वो रिवायती जिस तरह हम लोग सोचते हैं ना कि मैं बलूचिस्तान की कुछ पहाड़ियों को मैंने सर किया, मिजरी गार वाली साइड पे, तो वो तो हमने एक दिन में बस उसके ऊपर वो चढ़ जाते हैं और उतर भी आते हैं। ये जो एक प्रोफेशनल वे है, ये तो बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ये तो आपका एक शोभा ही अलग है, उसको कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब वो आप मुहिम करती हैं कि एक पहाड़ी पे आपने चढ़ना है, फिर डिसेंड भी करना है, तो वो कितना टाइम लगता है?
और वहाँ पे आप अब जिस तरह ब्रॉड पीक जो है वो तो है भी बड़ी अमूदी चट्टान की तरह सीधी ऊपर, उस पे तो सीधी ज़मीन आपको नहीं मिलती। तो वहाँ पे आप किस तरह स्टे करती थी, रात कैसे गुजारती थी, या कहीं पे अगर ऑब्वियसली वॉशरूम का कोई मसला हो जाए तो वो कैसे करती थी? तो ये सारा टाइम कितना लगता है इसमें? अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जब आप ट्रैक करके गए हैं, आपने बेस कैंप पे आप रुक गए हैं, तो बेस कैंप पे फिर आप थोड़ा-सा अपने बॉडी को रेस्ट देंगे, एक्लिमेटाइज़ करते हैं। आप ऐसा नहीं होता कि एक दिन चलना शुरू किया या आपको लग रहा हो कि मैं पूरा महीना ही क्लाइंब करती रही, ऐसा नहीं था। आपने बेस कैंप पे अपनी बॉडी को रेस्ट दिया, आप ग्रेजुअली एक्लिमेटाइज़ करते हैं कि थोड़ा-सा आगे जाके टच करके वापस आ गए, फिर एक दिन का गैप की ज़रूरत है तो ठीक है, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे कैंप 1 टच करके नीचे वापस आ गए। फिर कोई रेस्ट की ज़रूरत है तो किया, फिर कैंप 1 से कैंप 2 चलें टच करके फिर आप नीचे वापस आ गए। तो इस तरह ग्रेजुअली हमने अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज़ कराते हुए अब ऊपर जाना होता है। और आप अचानक से नहीं जा सकते, अचानक से जाएँगे तो डेथ होने के चांसेस होते हैं, तो वो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाएगी जिसकी वजह से आप फर्दर क्लाइंब नहीं कर सकेंगे। सो इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, तो इसमें टाइम लगता है। अच्छा, तो जब इसका मतलब है कि आप बेस कैंप में आई, फिर ऊपर गई, फिर वापस आई, फिर अगले दिन ऊपर गई, आखिरी दिन जो होगा उस दिन आप सारी पीक कवर करके वापस आ जाएंगी? हाँ, इसमें इस तरह से होता है कि फिर जब आप देखते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम पे कोई भी कहे कि चलो आज मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, आप कहें मैं तुम्हारे 2 दिन के बाद चले जाऊँगा, नहीं ऐसा नहीं होता। तो पहाड़ पे इस तरह होता है कि एक विंडो वेदर कॉन्टिन्यूसली देख रहे होते हैं, क्योंकि जो समिट है उस पे हमें क्लियर वेदर चाहिए जब हम डिसेंड करके नीचे आ रहे हो। अगर वो वेदर क्लियर नहीं है तो फिर वहाँ पे तो फिर मौत मरने वाली बात हुई। तो पहले चेक किया जाता है कि कौन से 3 दिन 2 दिन का वेदर विंडो क्लियर मिल रहा है, कि अगले दिन भी सनी है और पिछले दिन भी चलो ठीक है, क्योंकि वो रात में हमने पहाड़ चढ़ना है। तो फिर वो जब देख लिया तो जो कैंप 3 था 7100 मीटर्स, वहाँ से फिर जो आपने चलना शुरू करना है, फिर आप रुकेंगे नहीं, फिर आप टॉप तक जाके समिट करके फिर वहीं से उसी पॉइंट पे आएंगे जहाँ से आपने चलना शुरू, लास्ट कैंप जहाँ पे था कैंप 3। सो कैंप 3 से स्टार्ट किया था, 16 घंटे लगे थे, 16 घंटे का लंबा इसका समिट पुश है। 16 घंटे लगे, शाम को 7 बजे चलना शुरू किया, रात सारी क्लाइंब करके सुबह के 11:30 बजे समिट पे थे। फिर 11:30 बजे से फिर वापस डिसेंड करना शुरू करना है और फिर आपने उसी पॉइंट पे वापस आना है। तो समझे कि आपका सक्सेसफुल समिट हो गया। नहीं आ सके तो फिर समिट काउंट नहीं होता। अच्छा, आपको कोई मॉनिटर भी कर रहा होता है कि लाइक आप वाकई वहाँ पे गई भी हैं या नहीं गई, या ये आपने खुद ही बताना है कि मैं वहाँ से होके आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास नॉर्मली डिवाइसेस होती हैं, जैसे गारमिन है या कोई और डिवाइस है जो कि साथ होती है, और फिर पीछे घर वाले उनको वो लिंक शेयर होता है, तो फिर वो ट्रैक कर रहे होते हैं। और अगर किसी ने नहीं भी शेयर किया हुआ तो जिस भी कंपनी के साथ जो भी क्लाइंबर गया हुआ है उन्होंने अल्पाइन क्लब को रिपोर्ट करना होता है कि किसी ने सबमिट किया है या नहीं किया। जैसे मैंने, मेरा एग्जैक्ट टाइम नोट होगा, मेरे से एविडेंस लिया जाएगा, मेरी सबमिट फ़ोटो होगी, अगर उस पर टाइम आ रहा है उस फ़ोटो पे भी वो लिया जाएगा, वो एविडेंस लेंगे, फिर वो टूर ऑपरेटर वो एविडेंस देगा, फिर बाकी जो क्लाइंबर्स हैं या जिनसे भी वो वेरिफिकेशन होती है प्रॉपर, फिर आपको सर्टिफिकेट इशू होता है और फिर कंसिडर किया जाता है कि आपने वो सबमिट किया। अच्छा, ये रात को ही क्यों क्लाइंब करते हैं? अमूमी तौर पे जो हम जैसे ट्रैकर्स होते हैं जो छोटे मोटे जगहों पे जाते हैं, वो तो दिन को वहाँ पे चढ़ते हैं, रात को जाने का सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी पहाड़ी और आप रात को लोग चढ़ते हैं उस पर। अच्छा, ये बड़ा, मैं बिल्कुल भी इस बात पे हैरान नहीं हूँ कि आप ऐसे सोच रहे हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। मैं कहती थी कि यार हमें तो शाम जैसी पहाड़ों में होती है, हमें इतनी ठंड लगने लग जाती है, हम तो कहते हैं कि स्लीपिंग बैग खोल लें, कोई चूल्हे के आगे आग जला के बैठ जाएं। तो मैं भी देखती थी कि पहाड़ों पे जो टॉर्च लाइट्स, हेडलैम्प्स नज़र आ रहे होते थे, तो ये क्यों ऐसे ही, क्या पागल हैं जो रात में जा रहे हैं? तो व्हेन आई गॉट इनटू माउंटेनियरिंग ओनली देन आई केम टू नो कि ये इसलिए होता है कि सूरज उस टाइम पे नहीं पड़ रहा होता और बर्फ़ नहीं पिघल रही होती, तो रात के टाइम पे आप इजीली क्लाइंब कर सकते हैं। अब वो स्टर्डी है ना वो सारा, तो वो आप इजीली, रॉक्स लूज नहीं है, आप क्लाइंब करते हुए जा रहे हैं। इसीलिए समिट पे कोशिश होती है कि सुबह होने से पहले पहले या सुबह जब सनराइज़ हो रहा है उस टाइम पे टॉप पे आप पहुंच गए हो। अगर कहीं लग रहा हो ना कि सनराइज़ तक भी टॉप पे पहुंचने में बहुत टाइम नहीं जाया जा रहा, तो देन यू हैव टू कम बैक, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे देर कर दी तो आपका डिसेंट देर हो जाएगा।
तो वो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, और वो भी जब आप इतना थके हुए होंगे और डिसेंट में अगर रात हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर क्लाइंबर्स मोस्टली इसीलिए उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, वहाँ पे ये बिच्छू, सांप, ये तेंदुए और ये सारी चीज़ें नहीं होती वहाँ पे पहाड़ों पे, बर्फ पे? वहाँ पे इंसानों का सर्वाइवल मुश्किल है, आप कह रहे हैं बिच्छू सांप, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लाइक ये जिस तरह ये जो बर्फानी चीते हैं, इस तरह की जो हैवानात है, ये भी तो हो सकते हैं वहाँ पे? नहीं, ये वहाँ पे नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। और ये बताइए सबसे आखिरी बात, इतनी बुलंद चोटियों पे आप चढ़ी हैं, शौकिया तौर पे जा रही हैं, मिलता क्या है हॉबी के अलावा लाइक क्या वो चीज़ आपकी रूह में, आपकी जिस्म में वो चीज़ मिलती है कि जिसे आप कहती हैं कि ये हासिल मुहिम है? आई थिंक दिस इज़ अबाउट फैमिली, क्योंकि अगर एक मदर, एक फ़ीमेल, या मैं किसी की वाइफ भी हूँ, बहन भी हूँ, एक फैमिली में से एक बंदा इस तरह का कुछ कर रहा है, और अगर मैंने ये अपने लिए भी स्टार्ट किया, उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि मैं दूसरी पाकिस्तानी ख़ातून हूँ जिसने ब्रॉड पीक समिट की है, या उज़ैर और मैं पाकिस्तान का पहला माउंटेनियर कपल है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। हमें मतलब टाइटल ये ऑफिशियली जो मिला वो यही मिला, पाकिस्तान का पहला कोहिमा जोड़ा। तो ये स्ट्रेंथ है, ये रेजिलियंस है, टाइटल के अलावा ये बहुत कुछ है। ये लेसन है हमारी अपनी फैमिली के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए, बिकॉज़ अगर हमने कुछ अचीव किया होगा ज़िंदगी में, हमने उन्हें कुछ दिखाया होगा कि ये लेवल है, तो फिर बच्चे एट लीस्ट उस लेवल पर नहीं, उससे ऊपर नहीं तो उस लेवल तक तो होंगे। तो ये ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, बस कहीं जा रहे हैं, एक जॉब है वहाँ जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो एक सेम एक लाइफ उस तरह से सर्कल एक चल रहा होता है। बट अगर आपने कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना है, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे वो आगे जा सकें, देन यू हैव टू शो देम समथिंग। कुछ तो उनको फिर दिखाएं ना। मेरे लिए ये बहुत आसान बात है कि मैं बैठ जाऊं, मैं बच्चे स्कूल गए हैं, मैं भी नॉर्मल सोफ़ा पे बैठ के टीवी देख लूं, या मैं टीवी देख के फिर किचन में कोई खाना शाना देख लूं, वो करके फिर मैं बच्चों के साथ कोई फिर से टीवी देख लूं, या इस तरह की एक्टिविटीज़ कर लूं। बट नो, आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसा लाइफस्टाइल है जो मैं अपने बच्चों को दिखाऊं। आई डोंट वांट टू शो देम कि लाइफ भाई इतनी आसान है कि बस ऐसे बैठो, टीवी शीवी देखो, ऐसे 9 to 5 की जॉब में जाओ और ये करके फारिग हो जाओ। नो, यू हैव टू डू समथिंग। ज़िंदगी में मोटिवेटेड होना या कुछ करके दिखाना, हाई अचीवर बनने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सोफे पे बैठ के टीवी देख के आप हाई अचीवर बन जाएंगे। अपने बच्चों को दिखाने के लिए, आगे ले जाने के लिए कोई तो एग्जाम्पल सेट करनी है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर देम। दिस इज more than this title that we are the first mountaineer couple of Pakistan. This is our strength, our resilience, our power. Wow, thank you so very much for being like this inspiration for your children. और नाज़रीन, ये मेरे ख्याल में सिर्फ अपने बच्चों और फैमिली के लिए ही इंस्पिरेशन नहीं है, ये पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए भी इंस्पिरेशन है, जो अपने घरों में रहने को तरजीह देती हैं और समझती है कि शायद उनका यही काम है। अगर ख़वातीन अज़्म व हिम्मत का जो है वो हौसले का जो है वो सबब पैदा कर लें, तो वो दुनिया की बुलंद से बुलंद पहाड़ियाँ और चोटियाँ भी सर कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अनम उज़ैर की ये कहानी पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।